नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रवाह साक्षी का स्पेशल शो मातृभूमि। जब जीरो दिया था भारत ने दुनिया को, तब गिनती आई। पृथ्वी सूर्य के चक्कर काटती, इसका भी दिया प्रमाण। सदियों पहले आयुर्वेद और योग अपनाया, सर्जरी करना भी दुनिया को हमने सिखाया। मोटे तौर पर देखें तो दुनिया का आधुनिक विज्ञान और उसकी शाखाएं डाल्टन के परमाणु वॉर और डार्विन के ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के इर्द गिर्द बुनी गई है। यानी कुछ 100 साल पुराना हमारा आज का विज्ञान और उसके सिद्धांत। लेकिन भारत में वैज्ञानिक अनुसंधानों की कहानी हजारों वर्षों पुरानी है। गीता में लिखा गया है, नास्तु विदते भावो न भावे विदते सतः, अर्थात जो स्वामित्व में है उसका क्षय या नाश नहीं हो सकता और जो विद्वान नहीं है उसका जन्म नहीं हो सकता। ऊर्जा संरक्षण का नियम भी यही कहता है। जरा सोचिए, करीब 5000 साल पहले लिखा गया एक सूत्र कैसे आधुनिक विज्ञान के साथ फिर मुकम्मल हो जाता है। भारत के विज्ञान और खगोल शास्त्र ने भी दुनिया को कई बेहतरीन तथ्य दिए। जब जब राम की बात होती है, भारतीय संस्कृति का प्रतिबिंब उभरता है। इसी भारतीय संस्कृति में ओम का नाद ब्रह्मांड की अनुगूंज है। भारतीय संस्कृति के इस ओम के नाद और ब्रह्मांड के अनुगूंज को ही आज विज्ञान के गुण और अवगुण बताने वाली आधुनिकता अपने साथ रखी हुई है। इसके सार्वभौमिक सत्य को कैसे खोज रही है, फिर चाहे आदित्य L1 हो या चंद्रयान 3, भारत के लिए कोई भी अध्याय नया नहीं है। इसलिए यह भी भारत के गौरव का एक अध्याय है। ब्रह्मांड के जिन बड़े बड़े रहस्यों को सुलझाने का दावा आज आधुनिक विज्ञान करता है, उसे तो हमारे भारत के खगोल शास्त्री और आचार्यों ने बहुत पहले ही सुलझा लिया था। इसके प्रमाण भी हमारे वैदिक काल के तमाम लिपि में शामिल भी हैं। यहाँ तक कि सूर्य और चंद्रग्रहण के विषय में भी आर्यभट्ट ने बहुत विस्तार से बताया है। खगोल विज्ञान अर्थात एस्ट्रोनॉमी, वेदों में भी ब्रह्मांड के रहस्य को बताया और समझाया गया है। यदि हम खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी के अध्ययन के इतिहास में जाएं, तो पाते हैं कि इसकी शुरुआत भारत में ईसा पूर्व पहली शताब्दी से हुई, जब प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ इस क्षेत्र की आधारशिला रख रहे थे। इसमें आर्यभट्ट, ब्रह्मपुत्र और भास्कर आदि प्रमुख थे। ईसा पूर्व सदी से 17वीं शताब्दी तक खगोलीय पिंडों के अध्ययन के लिए खगोल विज्ञान संबंधित उपकरणों के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। खगोल विज्ञान का सबसे पहला उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो 2000 ईसा पूर्व का है। अगले 2500 वर्षों के दौरान 500 ईस्वी तक प्राचीन भारतीय खगोल विज्ञान भारतीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनकर उभरा और इसका प्रभाव उस काल के कई ग्रंथों में भी देखा गया। कुछ उदाहरणों में ज्योतिष से संबंधित मामलों को समझाने के लिए खगोलीय सिद्धांतों को उधार लिया गया, जैसे कि कुंडली बनाना। प्राचीन भारत में ज्योतिष के साथ खगोल विज्ञान के संबंध के अलावा खगोल विज्ञान का विज्ञान स्वतंत्र रूप से विकसित होता रहा। ग्रहणों की घटनाओं की गणना, वेदों में कालानुक्रमिक महत्व के खगोलीय संदर्भ है। कुछ वैदिक सूचनाएं वर्ष की शुरुआत और ओरियन में वसंत विषुव का प्रतीक है। यह लगभग 4500 ईसा पूर्व की बात है। भारत के 3री शताब्दी के शस्त्रों में खगोलीय आधार वाली अग्निवेदियां पाई गई। इसके डिजाइन का वर्णन करने वाले ग्रंथ परंपरागत रूप से पहली शताब्दी ईसा पूर्व के हैं, लेकिन इनकी सामग्री बहुत पुरानी प्रतीत होती है। जागलव के शायद 1800 ईसा पूर्व ने सूर्य और चंद्रमा की गति को सिंक्रोनाइज करने के लिए 95 साल के चक्र को आगे बढ़ाया। वैदिक खगोल विज्ञान पर एक पाठ जो 1350 ईसा पूर्व का है, लगत द्वारा लिखा गया। 500 ईस्वी में आर्यभट्ट ने गणितीय प्रणाली प्रस्तुत की जो पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमती और सूर्य के संबंध में ग्रहों की गति पर विचार करती थी। दूसरे शब्दों में यह सूर्य केंद्रित थी। आर्यभट्ट ने खगोलीय और गणितीय सिद्धांतों को प्रस्तुत किया, जिसमें पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमते हुए बताया गया और ग्रहों की अवधि सूर्य के संबंध में दी गई। इस पुस्तक में दिन की गणना एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय तक की गई, जबकि अपने आर्यभट्ट सिद्धांत में दिन की गणना के एक मध्यरात्रि से दूसरे मध्यरात्रि तक की गई। कुछ खगोलीय मापदंडों में भी अंतर था। आर्यभट्ट ने लिखा कि पृथ्वी की 1 अरब 98 करोड़ 22,37,500 परिक्रमाएं चंद्र कक्षाओं के बराबर है। यह मौलिक खगोलीय अनुपात है। इसका अत्यंत सटीक अनुपात और संभवतः इतनी सटीकता से गणना की गई। सबसे पुराने खगोलीय स्थिरांक ब्रह्मगुप्त 598 से 668 ईस्वी अपने कार्यकाल के दौरान उज्जैन में खगोलीय वेधशाला के प्रमुख थे। उन्होंने 628 में खगोल विज्ञान पर ब्रह्मपुत्र सिद्धांत नाम से एक ग्रंथ भी लिखा। उज्जैन में खगोलीय वेधशाला के प्रमुख भास्कर ने ब्रह्मगुप्त की गणितज्ञ परंपरा को जारी रखा। उन्होंने सिद्धांत रोमनी लिखी, जिसमें 2 भागों में शामिल है, गोलाध्याय और ग्रहणीयता। भारत के ऐतिहासिक खगोलवेदों के अन्य महत्वपूर्ण नाम माधव और नीलकंठ हैं। 19 अप्रैल 1975 को भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट कक्षा में भेजा। 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। कल्पना चावला, जो बाद में अमेरिकी नागरिक बन गई, अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। आर्यभट्ट। भारतीय भाषाओं में खगोल विज्ञान को खगोल शास्त्र कहा जाता है। खगोला शब्द संभवतः नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध खगोलीय वेधशाला से लिया गया, जिसे खगोला कहा जाता था। खगोला में ही 5वीं शताब्दी के प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने इस विषय का अध्ययन और विस्तार किया। लगभग 500 ईसा पूर्व आर्यभट्ट ने एक गणित
प्रणाली प्रस्तुत की जो पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमती बताती और सूर्य के संबंध में ग्रहों पर विचार करती थी। उन्होंने पृथ्वी की परिधि और व्यास का सटीक अनुमान भी लगाया। यह भी पता लगाया कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण पहली बार कैसे होते हैं। वह ग्रहों की कक्षाओं की त्रिज्या को पृथ्वी सूर्य की कक्षा की त्रिज्या के साथ साथ अनिवार्य रूप से सूर्य के चारों ओर उन घूमने की अवधि के रूप में बताया। वो यह पता लगाने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की कक्षाएं दीर्घवृत्ताकार है। वह उस महाद्वीप के पहले ज्ञात खगोलशास्त्री जिन्होंने सौर दिनों की गिनती के साथ ही एक सतत प्रणाली का उपयोग किया। 498 ईस्वी में प्रकाशित उनकी पुस्तक आर्यभट्ट ग्रहण गणना के संख्यात्मक और ज्योतिर्मिक नियमों का वर्णन किया गया। उस समय भारतीय खगोल विज्ञान चक्रीय हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान से बहुत कुछ ले रहा था, जिसमें प्रकृति चक्रों के संचालित होती थी, जिसमें ग्रहणों के लिए अपेक्षित समय सीमा से संख्यात्मक पैटर्न की खोज के लिए मंच तैयार किया गया। ऐसा कहा जाता है कि आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में आज के भारतीय राज्य केरल के अश्मका नामक कस्बे में हुआ था। जब वह अभी भी छोटे लड़के थे तो उसे खगोल विज्ञान के अध्ययन करने के लिए नालंदा विश्वविद्यालय भेजा गया। उन्होंने खगोल विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण के हेलियोसेंट्रिक सिद्धांत को भी प्रतिपादित किया। इस प्रकार कोपरनिकस के लगभग 1000 वर्ष पहले की गई बात आर्यभट्ट की महान रचना आर्यभट्ट का 13वीं शताब्दी में लैटिन में अनुवाद किया गया। इस अनुवाद के माध्यम से यूरोपीय गणितज्ञों को त्रिभुजों के क्षेत्रफल, गोले के आयतन के साथ साथ वर्ग और घनमूल की गणना करने की विधि का पता चला। हिंदू खगोल विज्ञान। हिंदू खगोल विज्ञान विश्व की प्राचीन खगोलीय प्रणालियों में से एक है। इसे कभी कभी एक विवादास्पद विषय भी माना जाता है, क्योंकि कुछ विद्वानों का तर्क है कि यह वैदिक संस्कृति की उच्च प्राचीनता को दर्शाता है, जैसा कि आमतौर पर माना जाता है। भारत का खगोल विज्ञान और ज्योतिष नक्षत्र गणना पर आधारित है। नक्षत्र खगोल विज्ञान तारों पर आधारित है और नक्षत्र काल वह समय है जब वस्तु को तारों के सापेक्ष सूर्य के चारों ओर एक पूर्ण परिक्रमा करने में लगता है। इसे किसी वस्तु की वास्तविक कक्षीय अवधि माना जाता है। हिंदू खगोल विज्ञान में वसंत विषुव की गणना अक्सर शून्य मेष से 23 पर की जाती है, यानी लगभग 7 मीन। इस वसंत विषुव को चिन्हित करने वाला नक्षत्र उत्तरार्ध है और पुराणों के समय में वसंत विषुव को अश्विन नक्षत्र द्वारा चिन्हित किया गया है, जो लगभग 300 से 500 ईस्वी की तारीख प्रस्तुत करता है। विष्णु पुराण में क्या कहा गया है? विष्णु पुराण में कहा गया है कि विषुव तब होता है जब सूर्य मेष और तुला राशि में प्रवेश करता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसका उत्तरी मार्ग सर्दियों से ग्रीष्म संक्रांति तक शुरू होता है, और जब यह कर्क राशि में प्रवेश करता है तो दक्षिणी मार्ग शुरू होता है। सूर्य सिद्धांत में पूर्वोत्तर की दिशा 54 है, और जो यूनानियों द्वारा गणना की गई संख्या से कहीं अधिक सटीक है। हिंदू एक महीने की गणना के लिए 27 से 28 नक्षत्रों की प्रणाली का उपयोग करते हैं। प्रत्येक माह को 30 चंद्र तिथियों में विभाजित किया जा सकता है। एक वर्ष में आमतौर पर 360 या 366 दिन होते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।